अब ये पेपर खत्म तो विल मूव ऑन टू आई थिंक आइदर 2020 और 18 विल सी व्हाट टू डू अबाउट दैट, ठीक है? जैसे आप लोग कहोगे. So let me present my screen and go straight to the paper. Do let me know when you can see my desktop and the papers. There we are. जी, क्वेश्चन पेपर विंटर का हमारा अक्टूबर नवंबर 19 एंड उसकी मार्क्स स्कीम भी साथ में एक ही बारी खोल लेते हैं ताकि वी डोंट हैव एनी टाइम वेस्टेज लेटर. Right, Ji. So please keep watching the videos, keep practicing, send me written work. अगर आपको लगता है कि you need some checking done, Tuba is doing that and she has improved. पहले पेपर में गलतियां थी बहुत, दूसरे में she understood the feedback and she did a very good job in the second paper. Right, Ji. So ये तो mark scheme sorry मैंने खोल दी है. Let's go to question paper and we were doing section B का. हमने question number 4 complete कर लिया था and question number 2 and 3. 2 is a very good question, very easy question. Explain with the help of a diagram the process through which equilibrium price and equilibrium quantity of a good changes when there is an improvement in technology. तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे तरीके से समझते हैं जी. मैं यहीं पे सॉल्व करूंगा. Explain is the keyword, of course हमारे 8 मार्क्स में यही होता है. Equilibrium price and equilibrium quantity, ठीक है, ये हमारी की टर्म्स हो गई. इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट आएगा डिमांड सप्लाई डायग्राम के ऊपर? डायग्राम लाजमी बनाना है. तो इसकी मैं आपको पहले मार्क्स स्कीम बता दूं और फिर हम स्टार्ट करते हैं. दोबारा क्वेश्चन देख लें अगर किसी ने नहीं प्रॉपर पढ़ा. एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम थ्रू द प्रोसेस थ्रू विच इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी ऑफ अ गुड चेंजेस कब व्हेन देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी अंडरलाइंग द प्रोडक्शन ऑफ दैट गुड. तो बेटे इक्विलिब्रियम वाज योर की टर्म हियर, इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी. तो 2 मार्क्स के लिए इस मार्क्स स्कीम में फर्क होगा शायद क्योंकि ये लेटेस्ट मार्क्स स्कीम है, बट पुरानी स्कीम में वो कहते थे इक्विलिब्रियम को डिफाइन करें, बताएं क्या है. तो आई विल फॉलो द सेम जस्ट इन केस दे हैव अ चेंज ऑफ हार्ट्स. ही कीप्स डूइंग दैट. सो इक्विलिब्रियम इज अ पॉइंट वेयर डिमांड is equal to supply. There are no shortages, ठीक है, or surpluses, and market price and quantity. ये quantity क्या है? Traded, bought and sold. Quantity traded is established. Yes मेरा बेटा. सर आप ये 2A का आंसर लिखवा रहे हैं ना अभी? जी 2A का बेटे. ठीक हो गया. ठीक है. And there is no tendency of change. प्राइस में और क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा जब तक कोई डिमांड सप्लाई फैक्टर शिफ्ट ना हो. तो यहाँ पे द बेस्ट थिंग विल बी कि हम इक्विलिब्रियम के बारे में बता भी दिए. इस एक बेसिक डायग्राम बना के प्राइस क्वांटिटी लेबल करके डिमांड सप्लाई लगा के बेसिक वाला इक्विलिब्रियम दिखा दो. ये प्राइस ये क्वांटिटी एंड यू विल बी लाइक सरप्राइज्ड कि सिर्फ इस ग्राफ के ही आपको वो 2 मार्क्स दे देगा इन द न्यू मार्क्स स्कीम. ठीक है, लेकिन आई फॉलोड द ओल्ड वन एज वेल. तो मैंने पहले इक्विलिब्रियम की बताया होता क्या है जी. वो पॉइंट जहां पे देखो डिमांड सप्लाई के बराबर है, बायर्स विलिंगनेस एंड प्रोड्यूसर्स विलिंगनेस एंड एबिलिटी इकट्ठे हो गए, कोई शॉर्टेज नहीं, कोई सरप्लस नहीं, जो खरीदना चाहे उसको मिल रही है, जो बेचना चाहे वो बेच सकता है. मार्केट प्राइस एंड क्वांटिटी एस्टैब्लिश हो गई है. देयर इज नो टेंडेंसी टू चेंज. 2 मार्क्स फॉर द नॉलेज गेन्ड राइट हियर. ठीक है जी, shall we move on? किसी को अगर कंफ्यूजन है तो प्लीज डू आस्क. I'm just having a recheck that the recording is continuing. Yes, it is. जी मेरा बेटा, any questions on this? Right. I'm assuming none. So let's move on to the next part. में वो क्या कह रहे हैं जी? This is a good question. Discuss the problems in applying supply side policies in an economy and assess. उसको दोनों साइड से देखो.
whether these problems can be overcome, ये आपका इवैल्यूएशन हो जाएगी। सर ये क्या बी क्या पार्ट, जी बेटे? सर हम ये पार्ट कर रहे हैं ना। जी बी पार्ट ये वाला मैंने इसलिए क्लिक लगाया, पहले ट्रिक टिक लगाया। 2B। सर तो ए हमारा कंप्लीट नहीं हुआ ना। ओह अच्छा, सॉरी, अभी हमने सिर्फ वो पहले वाला डायग्राम बना के मैं निकल गया हूँ, सॉरी। ओके ओके, तो अब हम एप्लीकेशन करते हैं। सॉरी सॉरी, एप्लीकेशन के 6 मार्क्स हैं और इस क्वेश्चन में पुरानी मार्क स्कीम कहती थी 3 फॉर द ग्राफ, 3 फॉर द एक्सप्लेनेशन। अब इट हैज बिकम इवन इजियर, 4 फॉर द ग्राफ, चाहे जो भी वो पीछे मार्क स्कीम कर रहा है, काम वही है, आप ये बात समझने की कोशिश करें। एंड 2 फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट ग्राफ। Sometimes you guys submit a graph without explanation that counts for nothing anymore. पुराने जमाने में आज से 5 साल पहले तक yes CI would give you marks for that. अब वो कहते हैं एक्सप्लेन करे बच्चा। एनीवेज जी, मुझे बताएं, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हुई है, हमने ईडीपैम्स के फैक्टर्स किए थे, डिमांड के, इनकम्स, डायरेक्ट टैक्सेस, इंटरेस्ट रेट्स, पॉपुलेशन, एडवर्टाइजमेंट, मीडिया, सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। क्या उनमें वो फॉल कर रही है टेक्नोलॉजी? जो मैंने फैक्टर्स बोले ईडी पैम्स के, क्या उनमें टेक्नोलॉजी फॉलो कर रही है? नहीं कर रही। तो हम रिवेंटस के फैक्टर्स पे गए, रॉ मटेरियल्स, सप्लाई के जो फैक्टर्स थे, रॉ मटेरियल्स, इनडायरेक्ट टैक्सेस, वेजेस, इंटरेस्ट रेट्स, नेचुरल डिजास्टर्स या गुड वेदर, टेक्नोलॉजी एंड सब्सिडीज। बेसिकली टेक्नोलॉजी इज मेनली सप्लाई का फैक्टर। यस इट डज अफेक्ट डिमांड एज वेल, वो एक अलग दिन के लिए बहस है। तो आपने सिंपली डिमांड सप्लाई को लेबल किया, इक्विलिब्रियम बनाया, यही मेरा बेटा आपको 2 मार्क्स मिल गए। प्रॉपर्ली लेबल्ड है, इधर प्राइस लिखी हुई है, इधर क्वांटिटी है, जीरो है ओरिजिन पे। दोनों कर्व्स को, सप्लाई डिमांड को हमने नाम दिया हुआ है, जहां इकट्ठे हुए इक्विलिब्रियम लिखा, प्राइस P0, क्वांटिटी Q0। अब टेक्नोलॉजी इंप्रूव होने से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, तो सप्लाई कर्व विल शिफ्ट टू राइट, S1 पे। नया इक्विलिब्रियम कहाँ आया जी? E1 पे। डिमांड में तो कोई शिफ्ट नहीं था और प्राइसेस मार्केट में उस गुड की नीचे चली गई P1 पे और क्वांटिटी ट्रेडेड ज्यादा हो गई Q1 पे। अब इसको छोटी एक्सप्लेनेशन से हमें 2 मार्क्स मिल जाएंगे। एज, इसको मैं फिगर 1 का नाम दे देता हूं, एज सीन इन द फिगर, initial equilibrium was E0 and price was Q0, quantity traded was Q0, oops, was P0 price and Q0 quantity traded। ठीक है। Improved technology will shift supply to the right as cost of production will fall, price and quantity both, price falls and quantity traded will increase। अब अनफॉर्चुनेटली ये जो एक्सप्लेनेशन है ये बेसिक है, ये देनी जरूरी है, हमें असल वाली एक्सप्लेनेशन देनी है कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब प्लीज देखें, पहले इक्विलिब्रियम प्राइस पे P0 पे हमारी जो सप्लाई थी वो खड़ी थी इधर, डिमांड खड़ी थी E0 पे और सप्लाई बढ़ के इधर पॉइंट ए पे आ चुकी थी। तो क्या हो गया था? EO to A सरप्लस, सप्लाई वाज ग्रेटर देन डिमांड, उसकी वजह से प्रेशर पड़ेगा प्राइस पे गिरने का, क्वांटिटी सप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होगी, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड होगी, till we get to the new equilibrium with low price and lower quantity। तो अब इस इंटरनल वर्किंग को यहां समझा रहा हूं। when supply increased
from S0 to S1 at, ये आखिरी 2 मार्क्स के लिए, at original price there was a surplus, यानी के supply greater than demand by area EO to A। ये सबको समझ आ गया कि इस प्राइस पे डिमांड वहीं खड़ी है, सप्लाई शिफ्ट होकर S1 पे आ गई, तो EO से A तक ये पूरा एरिया सरप्लस सप्लाई हो रही है। दिस विल पुट प्रेशर, जब भी किसी चीज की सप्लाई डिमांड ज्यादा होती है उसकी प्राइस गिरती है। पुट प्रेशर ऑन प्राइस टू फॉल। अब उसके रिजल्ट में क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द कर्व एक्सटेंड्स and quantity supplied along the curve contracts, price change does not shift the curve, so extension contraction आती है, contracts। अब उसके contract होने की वजह से contracts, इसकी वजह से new equilibrium is at lower price and quantity। मैंने बहुत छोटा छोटा लिखा है, but did you understand this मेरे बेटे? यस सर। आंसर कितने मार्क से क्वेश्चन था ये? बेटे 8 मार्क का ऑफ कोर्स, ठीक है। वो कह रहे हैं जी 4 ग्राफ के हैं, ठीक है, और 2 एक्सप्लेनेशन के हैं, और 2 मार्क इंटरनल एक्सप्लेनेशन के लिए उसने बोले हुए हैं। तो 4 ग्राफ्स के क्या है जी? इक्विलिब्रियम का सिंपल ग्राफ, और फिर ये इलैबोरेट ग्राफ जिसमें सप्लाई कर्व शिफ्ट हुआ है। फिर आपने बेसिक एक्सप्लेनेशन दी कि एज सीन इन द फिगर इनिशियल इक्विलिब्रियम वाज एट E0, price was Q0, P0 and quantity was Q0. Improved technology will shift supply to the right as cost of production will fall, ठीक है, and price and quantity will fall. This is because when supply increased, मैं अब ये internal explanation करवा रहा हूँ आपको, from S0 to S1, ठीक है, at original price there was a surplus, ये यहाँ से लेके यहाँ तक EO से A तक एक सरप्लस था, सप्लाई वाज ग्रेटर देन डिमांड बाय एरिया EO टू A। दिस विल पुट प्रेशर ऑन प्राइस टू फॉल। जब प्राइस फॉल होगी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑन द कर्व एक्सटेंड करेगी, क्वांटिटी सप्लाइड तो कम करेंगे ऑन द कर्व, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, नया इक्विलिब्रियम विद लोअर प्राइस एंड लोअर क्वांटिटी, हायर क्वांटिटी। क्लियर हो गया मेरा बेटा? किसी को कंफ्यूजन? Let's have a very quick look at the mark scheme so you understand why did I do all that. ये हो गया हमारा section A and we're going to section B. Yes, this was the first question. Accurate diagram showing demand and supply of a good, 1 mark, with equilibrium market price and quantity। जो basic वाला ग्राफ बनाया था ना, ये वाला छोटा सा मैं बना रहा हूँ यहाँ पे, सप्लाई एंड डिमांड करके हमने प्राइस एंड क्वांटिटी कर दी थी, ये हमारे 2 मार्क्स हो गए जी। फिर जी एक्सप्लेनेशन that improved technology will shift supply curve to the right because more can be produced at each price, या same can be produced at lower cost and price। ये एक्सप्लेनेशन होगी 2 मार्क्स की, जो मैंने पहले की ग्राफ बना के। अब वो क्या कह रहा है? एक्यूरेट डायग्राम शोइंग अ शिफ्ट टू द राइट ऑफ द सप्लाई कर्व, 1 मार्क, रिजल्टिंग फॉल इन इक्विलिब्रियम प्राइस एंड राइज इन क्वांटिटी, 1 मार्क। एक्सप्लेनेशन ऑफ द प्रोसेस दैट ड्राइव्स द प्राइस डाउन, ये मैंने आखिर में 2 मार्क्स के लिए किया। अब अगर आप मेरे साथ इसकी गाइडेंस पढ़ें, when there is an improvement in technology, the supply curve will shift to the right. This causes an excess supply. As a result, equilibrium market price will fall and equilibrium quantity will rise. The candidate may provide 2 diagrams, जैसे मैंने किए, one to show equilibrium price and quantity and one to show the impact of a shift in supply curve to the right, which results from the improvement in technology. It is possible, however, to show knowledge and understanding and application of the key points on one diagram. If clearly drawn and labeled, तो उसको अकेले को ही आप 4 मार्क्स दे देंगे अगर हमने पहले वाला ना बनाया होता। For a diagram to be considered accurate, it must have appropriate labels. To be awarded marks for the process that explains how equilibrium is re-established,
the candidate must explain that price falls because of an excess supply in the market, and the fall in price leads to an extension or rise in equilibrium quantity demanded, contraction of quantity demand supplied, back to the new equilibrium. अब समझ आया मेरा बेटा कैसे इसकी मार्क स्कीम को सर हमने जो हम लोगों ने फर्स्ट का करना है? ग्राफ बनाया था इक्विलिब्रियम का, जी वो बनाना जरूरी था। जी सर जो फर्स्ट में ग्राफ बनाया फैजान था कम अगेन, इक्विलिब्रियम का, जो फर्स्ट जरूरी नहीं है। मैंने ग्राफ अभी क्या बताया, क्या वो क्या कह रहे हैं जी, कैंडिडेट मे प्रोवाइड 2 डायग्राम्स, वो भी ठीक है, but it is possible however to show knowledge and understanding and application of key points on one diagram. 4 मार्क्स आपको सीधे डायग्राम के दिए गए जो मैंने बनाए हैं, और अगले 4 एक्सप्लेनेशन के क्या, 2 बेसिक एक्सप्लेनेशन और 2 एडवांस्ड वाले के कैसे सरप्लस हुआ, सरप्लस ने प्राइस को प्रेशर डाला नीचे जाने का, क्वांटिटी सप्लाइड कम हुई, क्वांटिटी डिमांडेड एक्सटेंड हुई, हमारा नया इक्विलिब्रियम लोअर प्राइस एंड हायर क्वांटिटी पे एस्टैब्लिश हो गया। दोबारा आपको मैं एक बार ग्राफ भी दिखा दूं ताकि आपको टोटली क्लियर हो जाए। ये वाली बात समझ आ गया? सिर्फ ये पेज इज गुड इनफ फॉर ऑल 8 मार्क्स। मैंने इसलिए नहीं किया कि हमें आदत है नॉलेज अंडरस्टैंडिंग के पहले मार्क लेने के, तो पहले मैंने वो करवा दी, और इनकी मार्क स्कीम चेंज होती रहती है, इसलिए मैंने इक्विलिब्रियम को भी डिफाइन कर दिया। फिर असल में ये पूरे 8 मार्क का आंसर इस पेज पे हुआ। देख लें जरा एक बार, कोई कंफ्यूजन है मुझे बताएं। क्लियर है सर। गुड वर्क। अब इसमें जो भी वो कंडीशन क्या है ना, कभी डिमांड बढ़ गई है तब देखना क्या हो रहा है, एक्सेस सप्लाई है या डिमांड है, उससे प्रेशर होगा प्राइस पे क्या, और रिजल्ट कैसे बनेगा। एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन जरूर बतानी है, बोथ क्वांटिटी डिमांडेड एंड सप्लाइड की। राइट जी, सो अब हम बी पार्ट देख रहे हैं, डिस्कस द प्रॉब्लम्स in applying supply side policies in an economy and assess whether these problems can be overcome। ठीक है, सिंपली हम इसको लेके जाते हैं अपने नोटपैड पे, और एक डिटेल्ड आंसर हमें इसका करना पड़ेगा। जी बेटे, अब इसको हम नीचे लेके जाते हैं, और लेट्स सी आई कैन फाइंड सम स्पेस हियर, है ना। यहां से मैं आपको मजीद करवा रहा हूं मेरा बेटा। Right, so let's move on to that question. Let me first paste it here ताकि क्वेश्चन हमारे सामने रहे और हम इसको आसानी से आंसर कर सकें। सॉरी, इसको स्टार्ट किया। ये जी, डिस्कस द प्रॉब्लम्स in applying supply side policies in an economy and assess whether these problems can be overcome. अब देखो, this is the benefit of doing past papers. कल हमने एक्सपेंडिचर रिड्यूसिंग में डिमांड साइड की दोनों पॉलिसीज पढ़ ली थी, कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी, कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल। कल को कोई क्वेश्चन आएगा एक्सपेंशनरी फिस्कल एंड मॉनेटरी पे, वो कवर हो गई। अब हम तीसरी पॉसिबल पॉलिसी जो है सप्लाई साइड, उनको कर रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए सप्लाई साइड पॉलिसीज का पहले हम एक इंट्रो देंगे। खैर एनालिसिस डायरेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। एनालिसिस में हमारे 8 मार्क्स हैं, और हम इसमें कैसे करेंगे जी, 4 की up to 4, ठीक है, up to 4, what are the aims of supply side policies, और उसके बाद ऑफ कोर्स ने कहा प्रॉब्लम्स बताओ मुझे तो हम अगले up to 4 करेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ दीज पॉलिसीज। ठीक है, एक बार मैं यही साथ लिख रहा हूं ताकि आपको जरा क्लियर हो जाए। up to 4 for problems faced in applying them। जी मेरे बेटे, तो ये हमारे 8 मार्क्स हो गए। फिर ऑफ कोर्स एंड पे हम करेंगे इवैल्यूएशन 4 मार्क्स की, कि क्या ये प्रॉब्लम्स ओवरकम की जा सकती हैं। दैट इज इट। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट 4 मार्क्स, and the idea is to first let him know। वैसे ये हम तो इधर अकेले के लिए कर रहे होते हैं ना, माइंड में आपने ऐसे ही करना है, लेकिन उधर तो कोई पैराग्राफ नहीं, सॉरी आपने कोई अप टू 4 का हेडिंग नहीं देना, ये इकट्ठा ही आंसर हो जाएगा। ये पॉलिसी है जी,
ये उसकी प्रॉब्लम्स है, ये पॉलिसी है, ये उसकी प्रॉब्लम्स है। तो रिक्वायर्ड 2 हैं, लेकिन मैं यहाँ पे 3 करूंगा। ठीक है, सप्लाई साइड पॉलिसीज को थोड़ा सा बता देते हैं उसको। इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू गेट अ गुड स्टार्ट टू द क्वेश्चन। सप्लाई साइड पॉलिसीज refer to any action taken by the government to increase aggregate supply, कुछ मैंने स्पेलिंग्स की गड़बड़ की है, increase aggregate supply of goods and services in an economy through increasing efficiency and output. This is the basic definition of supply side policies. हम क्या करना चाह रहे हैं जी, हम इकोनॉमी के अंदर एफिशिएंसी एंड आउटपुट बढ़ाना चाह रहे हैं, एग्रीगेट सप्लाई को हम बढ़ाना चाह रहे हैं। जी किसी बच्चे को प्रॉब्लम यहां तक इसकी डेफिनेशन में? ओके जी, अब मैं पहली पॉलिसी ले रहा हूं। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। एक कॉमन सप्लाई साइड पॉलिसी है, ये बहुत अच्छी पॉलिसी है। एजुकेशन एंड ट्रेनिंग द वर्कफोर्स, जो हमारे मुल्क में पीपल ऑफ द राइट एज हैं, चाहे वो जॉब पे हैं या नहीं, एम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड दोनों वर्कफोर्स होते हैं। गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एजुकेशन एंड ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज टू द वर्कफोर्स। दिस is aimed at increasing qualification, skills, qualification and ultimately productivity. Productivity क्या है जी? Output per worker, उसकी efficiency, output divided by number of workers. On average एक वर्कर कितनी चीजें बना रहा है, प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो हमारी प्रोडक्टिविटी है। एंड अल्टीमेटली increasing productivity. अब थोड़ा सा इसके जरा बेनिफिट बताते हैं यहाँ पे। educated and trained labor will shift outward. Outward क्यों होगा? Because productive potential बढ़ गया। As productive potential या production capacity वो बढ़ गई हमारी, हम पहले से ज्यादा चीजें बना सकेंगे। ठीक है जी, ये हमारी पॉलिसी आ गई। अब मैं इसकी जो नेगेटिव्स हैं उसको अभी से नीचे अपने वो अप टू 4 वाले में, ताकि आपको साथ साथ उसका लिंक क्लियर रहे। जी यहाँ तक क्लियर हो गया ना? हमने क्या कहा जी, पहली पॉलिसी हमने कहा गवर्नमेंट जो है वो एजुकेशन एंड ट्रेनिंग प्रोवाइड करे वर्कर्स को, उसके रिजल्ट में स्किल्स बढ़ेंगी, क्वालिफिकेशन बढ़ेंगी, अल्टीमेटली वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, पूरे मुल्क की आउटपुट एंड सप्लाई बढ़ेगी। वेल एजुकेटेड एंड ट्रेन्ड वर्कफोर्स विल शिफ्ट पीपीसी आउटसाइड आउटवर्ड एज प्रोडक्टिव पोटेंशियल राइजेस। अब और भी बेनिफिट लिख सकते थे, लेकिन अब हम स्ट्रेट इस पे आ रहे हैं जी, इसकी डाउनसाइड्स पे। जी प्रोवाइडिंग education and training is costly and government may not have enough funds available
है जी, there is also an opportunity cost of government spending, ठीक है, on other areas such as defense, you know, education, or sorry, healthcare, and other areas, e.g. डिफेंस, नेशनल डिफेंस। ठीक हो गया। लास्ट चीज जी, सर जी मेरा बेटा, सर सप्लाई साइड की जो हम यानी ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो हर एक पॉइंट का ड्रॉबैक होगा ना जो हम लोग सप्लाई नहीं, साइड नॉट हर पॉइंट पॉलिसी। का, डिपेंड करता है कैसी पॉलिसी है। मसलन अगर गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेड की है, टैरिफ कोटास हटाए, उसमें कोई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट नहीं आ रही। जहां गवर्नमेंट की स्पेंडिंग इन्वॉल्व है वहां अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ रही है। ठीक है, सर इसमें हमारा ये पॉइंट नहीं हो सकता कि गिविंग ट्रेनिंग एंड एनहांसिंग द स्किल्स ऑफ एम्प्लॉयज विल बी अ लॉन्ग टर्म, यानी वो थोड़ी काफी देर बाद जाके उसका रिजल्ट। वही मैं लिखने जा रहा था। ठीक है, दिस पॉलिसी में bear fruit in after a very long period, एक पूरी जनरेशन गुजर जाती है तब जाके आपका स्किल्ड वर्कफोर्स आती है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, हेंस प्रोडक्टिविटी may not rise immediately। ठीक हो गया मेरा बेटा, बिल्कुल फिलहाल आपने सही लाइंस पे सोचा है। आपकी अपने भाई की तरह काफी अच्छी सेंस है अबाउट दीज टॉपिक्स। जस्ट यू ओवरथिंक, जस्ट डोंट ओवरथिंक, कीप इट सिंपल एंड you'll स्कोर इंशाल्लाह वेरी गुड। जी मेरा बेटा, किसी और को कोई किसी किस्म का कमेंट, कोई इनपुट या कोई क्वेश्चन? आप एग्जाम में सर, इस साथ साथ क्वेश्चन लिख देना, वो आपको मार्क्स देगा। ही इज नॉट लुकिंग फॉर अप टू 4 यस, वो मार्क्स स्कीम देख रहे हैं। जी जी तलाल, सर इसके अंदर ग्राफ की जरूरत होगी क्वेश्चन के अंदर। वो नॉट एट ऑल, ना 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 ना, ये कोई मार्क रिजर्व्ड है ना, ये वो खुद देने वाला है। ठीक है, अब दे सकते हो जी कि सब्सिडी का हम अगला करेंगे तो उसमें सब्सिडी के ग्राफ राइट पे शिफ्ट कर दें, बट देयर बी एडिशनल क्वालिटी, बट उसकी बेस पे मार्क्स ना सोचिएगा ज्यादा। ठीक है, जब तक वो मांगे ना ना, लाजमी नहीं है ग्राफ बनाना। दिस इज ऑल थ्योरी ओके इन सर। एएस, मोस्टली इट्स थ्योरी। नेक्स्ट जी मैं दूसरी ले रहा हूँ, जरा ऑड सी ले रहा हूँ ताकि आप लोगों को इन पॉलिसीज का जरा अवेयरनेस भी आ जाए। रिड्यूसिंग डायरेक्ट टैक्सेस, ये फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है लेकिन इसका भी लॉन्ग टर्म इफेक्ट सप्लाई पे। रिड्यूसिंग डायरेक्ट टैक्सेस सच एज इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, जिसको हम प्रॉफिट टैक्स भी बोलते हैं। प्रॉफिट टैक्स, इनकम टैक्स लोगों पे, प्रॉफिट टैक्स फर्म्स पे, कैन ऑल्सो क्रिएट incentive to work and produce more. Those workers that had left labor market, क्यों? टैक्सेस बहुत ज्यादा हैं जी, लेबर मार्केट, और were emigrating, कि दूसरे किसी कंट्री में जाते हैं ज्यादा अर्निंग के लिए, वहां टैक्स कम है, may rejoin लेबर फोर्स, वर्कफोर्स। उससे क्या होगा? may rejoin, इसको अलग अलग करना पड़ेगा, सॉरी, may rejoin लेबर फोर्स को भी इकट्ठा नहीं मान रहा, इकोनॉमिक्स में तो मानते हैं, चलें जी, लेबर फोर्स एंड सप्लाई ऑफ लेबर will increase, shifting the PPC या productive potential आउटवर्ड्स। एम सबका एक ही है कि जी हमारी एग्रीगेट सप्लाई बढ़े। ठीक है, अब रिड्यूस्ड
कॉर्पोरेशन टैक्स, जो प्रॉफिट टैक्स हमने कम किया था फर्म्स का, टैक्स will leave them with more retained profit. के पास प्रॉफिट जो बच जाता है आफ्टर पेइंग शेयर होल्डर्स डिविडेंड्स, रिटेन प्रॉफिट वो बढ़ जाएगा, which can be used for more investment, more expansion, ठीक है, and create jobs as well as greater output. अगेन हमने एग्रीगेट सप्लाई बढ़ा दी। समझ आ गया मेरा बेटा? कोई कंफ्यूजन किसी किस्म की? हमने इनकम टैक्स कम किया है, ये डिमांड साइड पॉलिसी, लेकिन इसका लॉन्ग रन इफेक्ट सप्लाई साइड पे है, क्योंकि वर्कर्स को इंसेंटिव मिलता है और ओवर टाइम लगाने का, टैक्स कम है, ज्यादा पैसा अपनी जेब में आ रहा है। साथ में जो वर्कर्स छोड़ के जा रहे थे मुल्क से या लेबर मार्केट छोड़ गए थे, बहुत टैक्सेस हैं, अब वो वापस आ जाएंगे, तो हमारी लेबर सप्लाई बढ़ेगी, लॉन्ग रन में हमारा पीपीसी बाहर शिफ्ट हो जाएगा। कॉर्पोरेशन टैक्स कम होने से फर्म्स के पास रिटेन प्रॉफिट ज्यादा बच जाएगा, उससे वो मजीद इन्वेस्टमेंट पे लगाएंगे, जॉब्स भी क्रिएट होंगी, आउटपुट भी बढ़ेगी, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाएगी। जी बेटे, मैं इसको पास करके इसकी कर रहा हूँ आपको नेगेटिव्स, ताकि आपके सामने रहे, नजर आता रहे। ठीक है जी, अब इसके मसले कौन मुझे बताएगा? रिड्यूस्ड डायरेक्ट टैक्सेस से शॉर्ट रन में क्या आएगी? एक बीमारी आती है रिड्यूस्ड डायरेक्ट डिमांड टैक्सेस पुल से। इन्फ्लेशन। थैंक यू। यस, will increase disposable income, जिसकी वजह से इनकम एंड कंज्यूमर स्पेंडिंग या कंजम्पशन सीधा लिख लेते हैं, कंजम्पशन will increase, causing demand pull inflation in short run। अब कुछ देख रहे हो मैक्रो कितना आपस में इंटरलिंक्ड है, बार बार एडी का जिक्र आ रहा है, बार बार इन्फ्लेशन, एक्सचेंज रेट, इन सब का लिंक्स बन रहे हैं। causing demand pull inflation in the short run, बिफोर एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से शॉर्ट रन में पहले आपको डिमांड पुल इन्फ्लेशन फेस करनी पड़ेगी। ठीक है जी। अगेन नेक्स्ट हम करते हैं गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू will fall, creating a budget deficit। टैक्स अब कम आ रहे हैं, प्रॉफिट टैक्स भी आपने कम कर दिए, इनकम टैक्स भी जो मेन सोर्सेज हैं आपके टैक्सेस के, creating a budget deficit and need for borrowing may emerge। आपको इंटरनेशनल बोरोइंग करनी पड़ेगी या अपने ही मुल्क में सेंट्रल बैंक से बोरो करना पड़ेगा। ठीक है जी। इफेक्ट्स will be positive only in long term। ये कॉस्ट एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट दोनों का कॉमन है, इन लॉन्ग टर्म या लॉन्ग रन। ठीक है जी। किसी बच्चे को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम अगर है तो प्लीज क्लैरिफाई कर लो, ये बार बार नहीं होंगे, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन में मिला है जिसको हम अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं जी। अब बाकी पॉलिसीज दो हमारा हो गया, हमारा आंसर भी कंप्लीट हो गया, आई डोंट वांट टू कीप डूइंग इट। बाकी पॉलिसीज देख लो। सब्सिडीज हम कई दफा देख चुके हैं, सब्सिडीज बाय गवर्नमेंट, financial help to businesses will reduce their cost of production, they will supply more, and if the subsidies are given at a mass level, national level, aggregate supply will increase। उसका क्या प्रॉब्लम है जी? कॉस्ट, जो गवर्नमेंट ने पैसा लगाया है उसको कॉस्ट पड़ेगी, उसका जो बजट है डेफिसिट हो सकता है, साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, कहीं और स्पेंड कर सकते थे एजुकेशन हेल्थ केयर वगैरह पे। क्लियर हो गया? उसके अलावा जी हमारे पास क्या है? फ्री ट्रेड। आप टैरिफ कोटाज रिमूव कर देते हो, उससे इंपोर्ट्स ज्यादा आती हैं, सस्ते रॉ मटेरियल्स आते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन लोकल फर्म्स की कम होती है, एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाती है। लेकिन उसके नेगेटिव क्या है? हमारी एक्सपोर्ट्स की डिमांड कम हो जाएगी, शायद वो compete ना कर सके इंटरनेशनली। पहले तो एक सब्सिडीज देके उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे, ठीक है, तो वक्ती तौर पे करंट अकाउंट हमारा डेफिसिट में जा सकता है।
राइट मेरा बेटा, लोकल फर्म्स की डिमांड गिर सकती है, अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, ये हो गए। उसके अलावा इंक्रीजिंग कंपटीशन, लाइसेंसेस दे दो नई फर्म्स को ताकि मोनोपोलीज वगैरह ब्रेक हो जाएं और कंपटीशन से एग्रीगेट सप्लाई बढ़ जाए। तो दीज आर ऑल द सप्लाई साइड पॉलिसीज वी लुक्ड एट। अब इसकी इवैल्यूएशन में मैं एक बार फिर क्वेश्चन आपको दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो कि सर मैं किस एक सवाल जी जी श्योर श्योर श्योर। सर, आपने सब्सिडी देने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी उसके साइड इफेक्ट बताया, तो सर जी आपने जी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो पहले बता नहीं दिया हुआ एग्रीगेट पहले, यानी आपने बता दिया है, तो ये दूसरे पॉइंट का काउंटर आर्गुमेंट में दोबारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लिख सकते हैं? एब्सोल्युटली। देखो, पहले आपने सब्सिडी नहीं दी थी, पहले केस में आपने एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पे पैसा लगाया था, उस केस में भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, गवर्नमेंट को इन्वॉल्व है। दूसरे केस में सब्सिडीज दी है तब भी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, दोनों का इफेक्ट लॉन्ग रन में दोनों रिपीट है, कोई मसला ही नहीं है। ओके सर। फिलहाल समझ आ गई बात? बड़ा क्रिटिकल माइंड है तेरा। ओके जी, लेट्स मूव ऑन नाउ हाँ जी सर, टू व्हाट्स इट कॉल्ड, आखिरी चीज जी, assess whether it's good, I like that, but keep it less critical when you're answering the question, वरना आप मेन कोर्स से हट के कभी कभी बहुत ही डिटोर ना ले लें, ठीक है? जस्ट मेक श्योर कि पहले मार्क्स ले लो, फिर दिल करता है तो उसको इंप्रेस करने के लिए कहो, ये भी होता है, लेकिन बेहतर है कि स्टिक टू द मेन मार्क्स स्कीम, ठीक है जी? अब आखिरी 4 मार्क्स के लिए हमें इवैल्यूएशन करनी है और हमने कहना है कि जी ये प्रॉब्लम्स ओवरकम हो सकती हैं किस हद तक, ठीक है? तो as discussed above, problems of applying side policies, side, oh, sorry, side policies are cost to the government, opportunity cost and delayed result, ठीक है? ये हमने बात की है। However, if government has sufficient funds, oh my god, sorry, sufficient funds available, ठीक है, and they provide short courses of vocational यानी पेशा वराना नेचर के शॉर्ट कोर्सेज ऑफ कंप्यूटर कोर्सेज होते हैं, जैसे एक खास किस्म की स्किल सीखना कुछ ही दिनों में कुछ ही महीनों में आती है, कोर्सेज ऑफ वोकेशनल नेचर e.g. कंप्यूटर लिटरेसी, ठीक है? The results of these policies can be speeded up, ठीक है? अब जी हम कंक्लूजन देंगे। However, in its nature, side policies are costly and time taking, yet they have no conflict in aims. गवर्नमेंट के सारे एम्स हासिल हो जाते हैं। They have no conflict in achieving all aims of a government. जी मेरे बेटे, समझ आ गई? वैल्यूएशन भी किसी किस्म का कोई कंफ्यूजन? राइट जी, shall I move to the next question?
मतलब कि सॉरी कम नहीं है वैल्यूएशन, ये एवेल्यूएशन कम नहीं है फिर? क्या बताया, सबसे कम इवैल्यूएशन लिखनी होती है, सबसे ज्यादा स्कोर उसी का आता है। अब ये टू सर के अंदाजा होगा कि इवैल्यूएशन कितनी कम लिख के हमें 6 मार्क्स मिलते हैं उसके कंक्लूजन समेत। पूरा हम सिर्फ 16 17 18 मार्क्स के लिए लिख रहे होते हैं, 19 मार्क्स के लिए 25 मार्क्स का आंसर, 6 पेजेस भर चुके होते हैं, आधा पेज लिख के हमें बाकी के 6 मिल जाते हैं। प्रॉब्लम इज इवैल्यूएशन की नहीं जा सकती जब तक आपने एनालिसिस नहीं किए। अगर मैं एक ही पॉलिसी करता तो मैं किससे कंपेयर करता, क्या मसले बताता, वुडंट हैव बीन पॉसिबल। हमेशा एनालिसिस पे टाइम लगता है, इवैल्यूएशन जल्दी हो जाती है। दिस इज 12 आउट ऑफ 12, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है? राइट जी, एनी क्वेश्चंस बिफोर आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट? ओके सर जी मेरा बेटा। सर वो जुनेद कह रहा था कि वो क्या कहते हैं काम आ गया तो वो निकल रहा है अभी क्लास से। हाँ हाँ, कोई मसला नहीं, ऐसी खबरें ना दिया करो, कोई मसला नहीं। राइट जी, लेट्स मूव ऑन, एवरीबॉडी टू देयर ओन, ठीक है? उसकी मजबूरी थी, वो जा रहा है। राइट जी, पहला पार्ट तो हम कर ही सकते हैं और बहुत दफा किए है, जुबानी कर सकते हैं, ये हमने बल्कि किया है आज से 2 पेपर पहले हमने ये किया है। एक्सप्लेन हाउ नॉलेज ऑफ पीईडी फॉर अ गुड कैन हेल्प बिजनेस टू असेस द इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस अपॉन देयर टोटल रेवेन्यू। सिंपली जी, इम्पैक्ट वो पूछ रहा है, हमने मशवरा भी नहीं देना, हमने बताना है सिर्फ इम्पैक्ट। तो इसको क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से हल करना है, अच्छा सब लिखा हुआ है मैंने। अगर मैं ब्रीफ से पॉइंट्स यहाँ करा दूं तो समझ आ जाएगा। पीईडी के हम बहुत दफा कर चुके हैं अब, तो डिफाइन करना है, ब्रीफ से पॉइंट्स करो। डिफाइन करना है पीईडी प्लस फॉर्मूला देना है। डेफिनेशन अगर याद नहीं, फॉर्मूला को इंग्लिश में लिख लें, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड divided by percentage change in price. Always remember quantity comes at top and prices, incomes, other factors come below. राइट जी, उसके बाद ये 2 नंबर आ गए, उसके बाद हमने 3 टाइप की इलास्टिसिटी की बात करनी है। इलास्टिक, इसके केस में अगर वो प्राइस कम करता है उसका टोटल रेवेन्यू बढ़ जाता है, क्यों? परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी स्मॉलर देन परसेंटेज इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड, हिज रेवेन्यू विल राइज। बट अगर वो प्राइस बढ़ाता है, यहाँ पे असेस करना है इम्पैक्ट, नॉट जस्ट मशवरा। अगर वो प्राइस यहाँ बढ़ाता है तो परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी smaller than percentage rise in price will be smaller and percentage fall in quantity demanded will be greater, revenue will fall. प्राइस कम करेगा तब रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस बढ़ाएगा इलास्टिक डिमांड में तो रेवेन्यू गिर जाएगा। ये क्लियर है या बता दो लिख के बेटे? नहीं सर, क्लियर है। फिर ऐसे इन बताएंगे। बहुत दफा किया, इन इलास्टिक का भी यही बताएंगे। if the demand is inelastic, a bigger percentage change in price will cause a smaller percentage change in quantity demanded. If the producer raises the price, as a result, his revenue will increase because a bigger percentage increase in price will lead to a smaller percentage fall in quantity demanded. Graph बनाने बना दो, it will add to the quality. Not required though, उसने मांगे नहीं है. But if he reduces price when the demand is inelastic, his revenue will fall because a bigger percentage fall in price will lead to a smaller percentage increase in quantity demanded. ये हो गया जी। आखिरी कर लेना रेवेन्यू का, इलास्टिक कर लिया हमने, इनइलास्टिक कर लिया, आखिरी कर लेना यूनिटरी का। इफ डिमांड इज यूनिटरी इलास्टिक, ये मैं थोड़ा सा बता दूं, परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू percentage या proportionate change in quantity demanded. Whether he increases price or decreases price, total revenue will not change. So he should not change his price. His revenue is already maximized. समझ आ गया मेरे बेटे? क्लियर हो गया है? और you want me to give a bigger sketch? किसी को प्रॉब्लम हो प्लीज डू आस्क। असद, एनीवन? नहीं सर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आसान था, आपने किया हुआ था मेरे साथ कई दफा। अब जी आखिरी क्वेश्चन हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, बिकॉज 11 मिनट में ये नहीं होने वाला। सो आई डोंट वांट टू स्टार्ट अ क्वेश्चन व्हिच आई कैन नॉट जस्टिफाई। सो प्लीज, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है तो आई कैन शो माय नोटपैड अगेन। अगर आप लोगों ने ऑलरेडी ले लिया है तो जस्ट लेट मी नो, आई विल जस्ट क्लोज द क्लास। No answer. G, shall I close the class?
Yes, जी sir. सर ऑलराइटी, चले जी आप, ठीक है। अच्छा, मोहम्मद उमर एंड अरूज मुस्तफा बाद में आ गए थे, ठीक हो गया, अटेंडेंस मैंने देख लो। राइट जी, दैट्स इट, हैव अ गुड डे। आई एम फिनिशिंग द क्लास एंड द रिकॉर्डिंग विल मेक इट अवेलेबल टुनाइट इंशाल्लाह on the YouTube channel.